बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची शिकायत की, महंगाई और बेरोजगारी पर घिरती बीजेपी की। देखेंगे कौन करवा रहा है प्रियंका गांधी की जासूसी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी की। जानेंगे तिहाड़ और बीजेपी के दावे पर केजरीवाल की बड़े खुलासे की। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दोस्तों, आम चुनाव आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक सरकार चुने। हर नागरिक को इसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार अब तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। इसीलिए उनको याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आज मैं आपके सामने शपथ लेना चाहता हूं। ये मेरे हाथ में तिरंगे के रंग के 3 धागे, इन्हें मैं अपनी कलाई पे बांध लूं। ये नाजुक धागे उस मजबूत शपथ का प्रतीक है कि मैं न डर से, न दबाव से, न धर्म जाति के नाम से, न पैसों के लिए, न किसी और लालच के लिए मैं अपना वोट नहीं देगा। और ये धागे मेरी कलाई से तब तक नहीं उतरेंगे जब तक मैं इन्हीं हाथों से आने वाले चुनाव में वोट न डालूं। ये मेरी शपथ है अपने आप को, अपने वतन, और मेरी चाहत है कि आप भी इस शपथ मेरा साथ। जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से विधेयकों को मंजूरी देने में निष्क्रियता का आरोप वाली जनहित याचिका पर मांगा जवाब। कोर्ट ने याचिका पर 4 सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस किया जारी। गुजरात के सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज। बीजेपी को छोड़ सभी उम्मीदवारों ने नामांकन लिए वापस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का तंज, तानाशाही की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा। 26 जनवरी को हुई थी घोषणा। और शेयर बाजार में तेजी, 560 अंकों की तेजी के साथ 73,648 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 189 अंकों की तेजी के साथ 22,336 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी अब अपने ही बयान में बुरे फंस चुके हैं। दरअसल पहले दौर की वोटिंग के बाद जो फीडबैक मिले हैं उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी का कोई भी दाव काम करते नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब बीजेपी हिंदू और मुसलमानों के जिस एजेंडे पर काम करती रही उसी पर बढ़ने लगी है। लेकिन कांग्रेस भी इसे लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीएम की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी गई है। अब इंतजार एक्शन का है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए पीएम मोदी के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। पूरे विश्व ने बीजेपी को घेर लिया है। पीएम मोदी ने दावा किया था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम से मिलने का समय मांगा। वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को मोदी को सौंपना चाहते हैं और समझाना भी चाहते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर क्या गारंटी दी गई है। तो दूसरी तरफ पीएम के बयान को लेकर कांग्रेस नेता चुनाव आयोग पहुंच गए। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और गुरदीप सप्पल चुनाव आयोग से मिले। आयोग से मिलने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि हमने चुनाव आयोग के सामने 17 शिकायतें दर्ज कराई हैं। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर झूठ फैला रही है। उनके बयान पर चुनाव आयोग को सख्त एक्शन लेना चाहिए। राजस्थान में पीएम ने जिस तरह एक समुदाय के लिए भद्दा वक्तव्य दिया वो चुनाव आयोग का उल्लंघन है। चुनाव आयोग को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी सरकार ने गुजरात समेत कई जगहों पर सत्तारूढ़ पार्टी की तस्वीरें लगाई हैं, जो सिर्फ धर्म की बात करती हैं। सूरत में बीजेपी की निर्विरोध जीत पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सूरत का चुनाव रद्द होना चाहिए। न्यूज 18 चैनल के प्रोग्राम को धर्म पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कांग्रेस की तरफ से कुल 17 शिकायतें की गई हैं, जिसमें आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें सबसे ज्यादा हैं। अब देखना है कि बीजेपी की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेने वाला चुनाव आयोग कांग्रेस की शिकायत पर कब तक एक्शन लेता है। पीएम के बयान से बीजेपी घिरी हुई दिख रही है, क्योंकि जनता के बीच मुद्दा धार्मिक ध्रुवीकरण का नहीं बल्कि महंगाई और बेरोजगारी का बनता दिख रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां से कांग्रेस के कन्हैया कुमार उम्मीदवार हैं, वहां लोग महंगाई और बेरोजगारी की ही बात कर रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। देश की राजनीति दिल्ली से चलती है। दिल्ली में कहने को तो सिर्फ 7 सीटें हैं, लेकिन दिल्ली पूरे देश का मूड बता देती है, क्योंकि यहाँ देश के हर कोने का आदमी रहता है।
पहले चुनावों को देखें तो ये साफ है कि देश में उसी दल की सरकार बनी जिसने दिल्ली की 7 में से अधिकांश सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस जीती तो उसकी सरकार बनी और बीजेपी भारी पड़ी तो वो सरकार में आ गई। इस बार दिल्ली किसके पक्ष में वोट डालेगी, ये सवाल बने हुए हैं। दिल्ली में 26 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी के मन में ये सवाल है कि इस बार किसको गले लगाएगी दिल्ली। दिल्ली की 7 सीटों में से सबसे दिलचस्प मुकाबला उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और आप गठबंधन की तरफ से यहां कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में हैं, तो बीजेपी की तरफ से सांसद मनोज तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। डीवी लाइव ने जब उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो लोगों में गुस्सा दिखाई दिया। यहाँ के निवासी ने बीजेपी के विकास के दावे की पोल खोल दी। भारत के लोगों ने 2 बार मौका दिया उनको, प्रधानमंत्री को सत्ता में लाए, वो भी बहुमत में सत्ता में लाए, इतनी मेजोरिटी से लाए, लेकिन उन्होंने आम आदमी के लिए लोअर लेवल पे ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लोगों को लगता कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे भारत के लोगों को एक आपस में मिलके हमारा विकास किया। विकास जैसी चीज उनके अंदर है, ना ही उनके पूरे पार्टी के अंदर है कि विकास क्या चीज होती है। वो तो परिभाषा समझते ही नहीं, विकास नाम क्या कुछ चीज भी है विकास। तो वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहने वाले युवक ने महंगाई को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। तो बेरोजगारी है और महंगाई जो बहुत अपनी चरम सीमा पर पहुंची है इस समय, और यहाँ तक बीजेपी गवर्नमेंट ने जो टैक्स का इजाफा 19.58 लाख करोड़ जो इजाफा किया है, वो टैक्स तो उन्होंने निकाला, कैसे निकाला ये तो जानती है। और इसमें अक्सर जो तीसरे पॉपुलेशन आती है, जो एक बड़ी पॉपुलेशन होती है, जो बहुत से ज़्यादा गरीब किसान लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस दुखदायी पीड़ा उठानी पड़ी। बीजेपी जिन मुद्दों से बचना चाहती है वो ही मुद्दे चुनाव में उसके सामने आ गए हैं। ऐसे में मोदी सरकार की चिंता बढ़ती दिख रही है। इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर बड़ा आरोप लगा दिया है। तो क्या कहा है प्रियंका ने, देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मोदी सरकार पर हमलावर हुई है और इस बार प्रियंका ने मोदी के मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल राजनाथ गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी ने अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी से मिलने विदेश गई थी तो अमित शाह मेरी जासूसी करवा रहे थे और मेरे निजी जीवन पर भी बीजेपी नजर रख रही है। यही नहीं, प्रियंका ने पहले चरण की वोटिंग पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि हम उम्मीदों से बेहतर कर रहे हैं, हमारे लिए पहला चरण अच्छा रहा। बीजेपी पहले चरण को लेकर मिल रहे संकेतों से हतोत्साहित है। तो वहीं संविधान में बदलाव के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी पर सवाल उठाए। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बैकफुट पर हैं। पीएम की मर्जी के बिना बीजेपी नेता संविधान में बदलाव की बात नहीं कर सकती। संविधान में बदलाव कर जनता के अधिकार को कमजोर किया जाएगा। इसी के साथ प्रियंका ने पिछले दिनों तेजस्वी यादव के एक वीडियो के बाद मचे बवाल को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला बोला। बीजेपी को मांस मछली नहीं बल्कि बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए। क्या सरकार प्रियंका गांधी की जासूसी करवा रही है? पहले राहुल गांधी की जासूसी कराने का मामला भी सामने आया है। उनके फोन में पेगासस के जरिए जासूसी कराने की बात कही गई थी। ऐसे में मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। वैसे सवाल सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री पर ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि गृह राज्य मंत्री भी सवालों के घेरे में हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू इस समय सशर्त जमानत पर है, लेकिन वो जमानत की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट भड़क उठा है। तो क्या कहा है कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में हुई घटना ने मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के आक्रोश को चरम पर पहुंचा दिया था और एक बार फिर ये मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को लेकर तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर आशीष मिश्रा यूपी में आकर आयोजनों में हिस्सा ले रहा है तो वह उसे मिली अंतरिम बेल की शर्तों का खुला उल्लंघन है। दरअसल आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान अपनी कार से 4 लोगों की जान ले ली थी। आपको बता दें कि मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने आशीष मिश्रा को बेल देते हुए ये शर्त रखी थी कि वो यूपी से बाहर ही रहेंगे। उन्हें केवल लखीमपुर खीरी मामले में ट्रायल के दौरान यूपी जाने की परमिशन होगी। कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा ताकि आशीष मिश्रा मौके पर स्थिति को प्रभावित न कर सके और उनका गवाहों पर भी कोई असर न पड़े। किसानों का पक्ष रखते हुए वकील प्रशांत भूषण ने आशीष मिश्रा पर बेल की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। भूषण ने कहा कि वह यूपी में आकर बहुत से आयोजनों में भी हिस्सा ले रहा है। उसने यूपी में रिक्शे बांटे हैं। मैं नहीं जानता कि आखिर कैसे इसकी परमिशन दी जा रही है। मैं इसे लेकर एक एफिडेविट दाखिल करता हूं जिसमें इसकी जानकारी होगी। हालांकि आशीष के वकील ने इन आरोपों को खारिज किया है।
लेकिन कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन बताया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद ये कहा जा रहा है कि अगर आशीष मिश्रा ने बेल की शर्तों का आगे भी उल्लंघन किया तो फिर उनकी जमानत भी खारिज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को चेतावनी दी है। ऐसे में अगर वो बेल की शर्तों का आगे भी उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए आने वाला समय मुश्किल भरा हो सकता है। वैसे इस समय मुश्किल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी चल रहे हैं। जेल में उनका स्वास्थ्य खराब बताया जा रहा है। इंसुलिन की उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसे लेकर आज केजरीवाल ने एक पत्र लिखा है। तो क्या है इस पत्र में, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की सेहत से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें अखबार में तिहाड़ जेल प्रशासन का बयान पढ़कर काफी दुख हुआ। तिहाड़ का प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है। उन्होंने ये भी लिखा कि वे रोज इंसुलिन मांग रहे हैं। मैंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखाई और बताया कि दिन में 3 बार शुगर बहुत हाई जा रही है। शुगर लेवल 250 से 320 के बीच जाती है। एम्स के डॉक्टरों ने कभी भी नहीं कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। एम्स के डॉक्टर्स ने कहा कि वो डाटा और हिस्ट्री देखकर बताएंगे। तिहाड़ का प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है। इससे पहले रविवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दावा किया था कि जेल प्रशासन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एम्स के वरिष्ठ विशेषज्ञों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की। इस दौरान न तो केजरीवाल ने इंसुलिन का मुद्दा उठाया और न ही डॉक्टर्स ने इसका सुझाव दिया। अधिकारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को आश्वासन दिया गया है कि कोई गंभीर चिंता नहीं है और उन्हें निर्धारित दवाएं जारी रखने की सलाह दी गई है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल को डायबिटीज है, इसके बाद भी उन्हें उचित सुविधा नहीं दी जा रही है। तो वहीं ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश केत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने इसे 15 मई के लिए लिस्ट कर दिया है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निजी डॉक्टर से परामर्श लेने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने तिहाड़ और बीजेपी दोनों पर ही जमकर आरोप लगाए हैं। फिलहाल तो केजरीवाल को बड़ी राहत नहीं मिली है, लेकिन उनके आरोपों ने बीजेपी की मुश्किलों को जरूर बढ़ा दिया है। बीजेपी की चिंता को शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी बढ़ा दिया है। उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे की हवा निकाल दी है। तो क्या कहा है ठाकरे ने, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के चलते सियासी पारा उफान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के दावे कर रही है। पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, तो विपक्षी इंडिया गठबंधन बीजेपी को बड़ी मात देने की तैयारी कर चुका है। इस चुनावी जंग में शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा दावा किया है। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा, लेकिन लड़ाई आसान नहीं है। बुल्ढाना में शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार नरेंद्र खेडेकर के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को उनकी पार्टी को नकली शिवसेना कहने के लिए लोग सबक सिखाएंगे। उद्धव ठाकरे ने जीएसटी व्यवस्था और कृषि नीतियों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान उर्वरकों पर 18% जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं। ये 1 लाख रुपए के उर्वरकों के लिए 18,000 रुपए जीएसटी का भुगतान करते हैं, जबकि नमो सम्मान योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए वित्तीय सहायता मिलती है। शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा कि आप मेरी पार्टी को नकली शिवसेना कहते हैं, लेकिन यही सेना आपको अपनी असली ताकत दिखाएगी। क्या मेरी शिवसेना आपकी डिग्री जैसी है जिसे आप नकली कहते हैं? उन्होंने कहा लोग आपको आपकी जगह दिखा देंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर बीजेपी ने 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था, उन्हें राज्य के खजाने की चाबियां दी गई हैं। उद्धव ने ऐलान किया है कि इस बार इंडिया 300 पार जाएगा, जबकि एनडीए 200 के नीचे रह जाएगा। मोदी सरकार में देश की हालत सुधरने की जगह खराब ही हुई है, इसीलिए उसे सत्ता से जाना पड़ेगा। वैसे देश की हालत को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई है। तो क्या है इस रिपोर्ट में, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि बीजेपी चुनावों से पहले और चुनावों के बाद रोजगार देने का दावा और स्टार्टअप को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। उन्हीं दावों पर जब विपक्ष सवाल पूछता है तो मोदी सरकार विपक्ष के रोजगार के मुद्दों के सवालों की जगह जनता को धार्मिक मुद्दों में उलझाकर उन्हें रोजगार के मुद्दों से भटका देती है। लेकिन सीआरएस की रिपोर्ट ने अब मोदी सरकार के इन दावों की पोल खोल दी है। बता दें कि वर्ष 2022 में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तौर पर अमेरिकी नागरिक बन गए, और इसी के साथ जिन देशों के लोगों को अमेरिकी नागरिकता मिली है
उनकी संख्या के मामले में भारत मैक्सिको के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। दरअसल स्वतंत्र कांग्रेशनल अनुसंधान सेवा यानी सीआरएस की वित्त वर्ष 2022 के लिए यूएस नेचुरलाइजेशन पॉलिसी अमेरिकी नागरिकता नीति 15 अप्रैल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में 9,59,380 व्यक्ति अमेरिकी नागरिक बने हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकता पाने वाले लोगों में मैक्सिको में पैदा हुए लोगों की संख्या सबसे अधिक रही। इसके बाद भारत, फिलीपीन, क्यूबा और डोमिनिकन गणराज्य के लोगों को सर्वाधिक संख्या में अमेरिकी नागरिकता मिली। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अमेरिकी सामुदायिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 2022 में विदेशी मूल के अनुमानित 4 करोड़ 60 लाख लोग अमेरिका में रहे, जो अमेरिका की कुल 33 करोड़ 33 लाख आबादी का लगभग 14% हिस्सा है। बता दें कि इंडिया एम्प्लॉयमेंट 2024 की आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं, जिनके पास नौकरी है ही नहीं या वह बहुत ही कम मेहनताने पर बुरी दशा में काम करने को मजबूर है। वही रिपोर्ट ये भी कहती है कि 65% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, जिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला था। और अब एक बार फिर सीआरएस की इस रिपोर्ट ने रोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को अहम सवालों से घेर दिया है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बीजेपी के लिए गुजरात मॉडल एक आदर्श मॉडल है। वो चाहती है कि जो भी गुजरात में हो वो पूरे देश में होना चाहिए। अब देखिए ना, आज उनके एक उम्मीदवार जो सूरत में थे उनको निर्विरोध जीत हासिल हो गई है। कांग्रेस का वहाँ पर पर्चा खारिज हो चुका था और बाकी के बचे हुए उम्मीदवारों ने अपने अपने पर्चे वापस ले लिए। तो बीजेपी चाहती होगी कि ऐसा काश पूरे देश में हो जाए। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप